कल फोन पे ज्यादा बात हो रही है, मन कम लग रहा है कि इन 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे। तुम क्या दूसरों को खुश करने आए हो क्या यहाँ पे? इन बातों का हालांकि मैं कभी घमंड नहीं करता, पर मेरे को थोड़ा बहुत ये वाले दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं। क्लास अटेंड कर ली, खुद का होमवर्क किया और जल्दी से अपना होमवर्क करके अपने पास आ गए, चल भाई चल। तो देखो, अब आप लोगों के एग्जाम में कितने दिन बचे हैं ये बहुत मैटर करता है। अब ये कैसे मैटर करेगा, क्योंकि हमने पूरे साल तैयारी कर ली है और मेरे हिसाब से अब सिलेबस भी फिनिशिंग मोड पे है। फिजिक्स के अंदर आप लोग ताली बजा सकते हैं, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। और एक ऐसा सब्जेक्ट, इसके अंदर अगर हमारा सिलेबस खत्म हो जाए तो एकदम चैन की सांस लेने को मिलती है कि हाँ फिजिक्स में हमारा सिलेबस खत्म है। तो इट इज अ वेरी गुड टाइम जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। और अब इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि 5 मई को अपना एग्जाम है। अब इस एग्जाम के लिए हमारा रिवीजन का भी एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, और इसीलिए आज लेकर आए आपके लिए क्या, मास्टर प्लान। तो फिजिक्स का अब हमारा क्या मास्टर प्लान होगा, इसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तुम्हारे मन में कि भाई सर ऐसा होने पर क्या करें, ऐसा होने पर क्या करें, कहीं और दिमाग लग रहा है, या वॉट एवर बी द क्वेश्चन, आपको आज हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मास्टर प्लान की। ठीक है, तो व्हाट्स द प्लान? प्लान क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर अब पढ़ाई को अप्रोच कैसे करें। ठीक है, 70-80 दिन जब बच जाते हैं तो एक तो मन में टेंशन बहुत सारी आ जाती है कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे में बात भी हम लोग जिससे कर रहे होते हैं उससे बहुत ज्यादा भी करने लगते हैं। ऐसा होता है ना कि सर वो आजकल फोन पे ज्यादा बात हो रही है, मन कम लग रहा है, ये सब चीजें भी हो जाती हैं। हमारा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होने लगता है। फिर बीच में क्या होता है, एक हफ्ता आता है पूरा का पूरा, 7 से लेकर 14 तारीख तक का, है ना। उसके अंदर अलग अलग तरह के दिन भी बनाने होते हैं अपने को। तो वो जो सारे दिन बनाने होते हैं उन पर भी काबू करना होता है, और हाँ खत्म भी हो रहे हैं। तो होता क्या है ना कि ये सारे दिन जब अपने को बनाने होते हैं तो हमारा ध्यान यहां वहां डाइवर्ट होता ही है। आप कुछ भी करो, कोई ना कोई बोल बाल के या किसी को देख दाख के डाइवर्ट तो होता है। खुद का नहीं होता तो किसी और का बनते हुए देखते हैं। तो होता क्या है ना, ये जो डाइवर्जेंस है इनको एक तरफ करके अपने आप को अब एक परफेक्ट प्लान देना है। अब उस प्लान के अंदर हमें क्या कर रहे हैं, देखो आपके पास में जो फिजिक्स है, अगर मैं उसकी बात करूं तो फिजिक्स में आपके पास में 2 क्लासेस होती हैं। एक होती है 11th और एक होती है, बहुत बढ़िया चीज पता है आपको, है ना। 11th में मेजरली जो टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं वो होते हैं बेटा मैकेनिक्स के। ठीक है, पूरा मैकेनिक्स आता है 11th में। साथ में क्या आता है बेटा, एक पोर्शन पूरा वेव्स का, और एक पोर्शन आता है आपका थर्मोडायनामिक्स का, है ना। बड़ा बड़ा पोर्शन का नाम लिख दिया मैंने, पूरे पूरे चैप्टर्स के नाम नहीं लिख रहा हूं। तो मैकेनिक्स हो गया, वेव्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया। मैकेनिक्स पोर्शन के अंदर आपका क्या क्या आ गया, लेट्स स्टार्ट विद यूनिट्स एंड डायमेंशंस, है ना, उसको भी कंसीडर कर लेते हैं मैकेनिक्स में। तो यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, एरर। उसके बाद में काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क पर एनर्जी, आगे बोलो, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, ये सब मैकेनिक्स है। ये सब क्या है, इसमें फ्लूइड भी इंक्लूड करा लो। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वगैरह वो भी इंक्लूड करा लो। उसको मैं अलग लिख देता हूं, चलो यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, ये भी हम लोगों ने यहां पर इंक्लूड कर लिया। चलो भाई, है ना। तो हमारे पास में 4 मेजर टॉपिक्स हैं। अब इन 4 मेजर टॉपिक्स की तैयारी कैसे करें, और 12th के मेजर टॉपिक्स बता दो जल्दी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन आ गया पूरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अलावा बताओ, एक पूरा ऑप्टिक्स और एक पूरा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इन 3 टॉपिक्स के अंदर भी अब क्या करना है, इसकी भी अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैकेनिक्स का रिवीजन सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपके क्लास के नोट्स, पीवाईक्यूज। आप जब पीवाईक्यूज और क्लास के नोट्स देखोगे तो उससे बाहर का आपको एक तो सवाल नहीं मिल रहा होगा कि कौन सा सवाल बाहर का है, आपको लगेगा कि सब कुछ क्लास नोट्स का ही है। और जब पीवाईक्यूज और अटेम्प्ट कर लोगे एक बार, तो आपको यह भी लग जाएगा कि आप लोग सारे सवाल कर सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब लास्ट ईयर की ही अगर बात करें तो मैंने ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 4 वीडियोस बनाए थे कि इन 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ये बोला था कि 4 मार्क्स पक्के मिलेंगे इन 4 टॉपिक से। चारों टॉपिक के क्वेश्चन चांस की बात है एग्जाम में आ गए। अकेले काइनेमेटिक्स के ही 5 से 6 सवाल थे लास्ट ईयर, और ये अपने आप में बहुत चांस की बात है कि अकेले काइनेमेटिक्स से इतने क्वेश्चन दे दिया। अदरवाइज वो प्रेफर क्या करते हैं, मॉडर्न के दे दो 5-6 सवाल, ठीक है, या करंट के दे दो 5-6 सवाल, पर उन्होंने किसके सवाल दे दिए,
काइनेमेटिक्स के 5-6 सवाल दे दिए। तो वो चैप्टर असल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ अ चैप्टर इस बात से डिसाइड होती है कि कितना पोर्शन उस चैप्टर का हमसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, और कितना कम पोर्शन किसी चैप्टर का पूछा जा रहा है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि हाउ नॉन इंपॉर्टेंट द चैप्टर इज। और उसके बाद ये चीज डिसाइड करती है कि हमें कितना आता है। मान लो कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ही नहीं आती, तो एग्जाम में उसे छोड़ोगे या क्या करोगे? क्यों छोड़ोगे भाई? पढ़ के नहीं जाओगे समय है तो। पर अगर एग्जाम तक भी नहीं पढ़ा तो ही तो छोड़ोगे। तो अभी दिन है, अभी समय है अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने का। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो छोड़कर ही जाना है, तो अभी उसे छोड़ के जाने का प्लान मत बनाओ। ये मास्टर प्लान नहीं है, समझे? मास्टर प्लान में क्या आता है कि जो नहीं आता उसको भी सीख लूं, जो आता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लूं, और जो नहीं आता उसको, क्योंकि बहुत बेसिक अगर तुम लोग सीख गए तो उस चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ये पक्का है, समझे? तो मास्टर प्लान इंक्लूड्स व्हाट? लर्निंग दोज थिंग्स जो अभी तक हम लोगों ने सीखी, आपको क्लास में सिखा दी गई, पर किसी कारण से आप लोगों के लिए वो चीज क्या रह गई? कमजोर रह गई, या हम लोग उस चीज को उतना अच्छे से नहीं समझ पाए जितना बाकी चीजों को समझे। जैसे मुझे पता है कि तुम्हारा फ्लूइड्स कमजोर होगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनका फ्लूइड जो है वो कमजोर है? मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, बर्नौली, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, है ना, ये वाले पोर्शन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, सबको आती है। अच्छा, वेव्स में भी लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता? कुछ लोगों को लगता होगा, कुछ को नहीं भी लगता होगा, पर मेजरली अगर वो इक्वेशन वाले सवाल आ जाए तो सबको लगता होगा ये क्या आ गया। जहां इक्वेशन लिखी देखी वहीं आधे लोग तो है ना गिव अप मारने लगते हैं कि साला साइन थीटा कॉस थीटा कहां से आ गया, मैं तो नीट की तैयारी कर रहा था, है ना, तो मैं तो गलत आ गया। ये एग्जाम वो नहीं है जिसकी मैंने तैयारी की थी, ये अलग है। मैं तो डॉक्टर बनूंगा, स्टेथोस्कोप लगाऊंगा, और ये क्या आ गया? हार्ट बीट्स पढ़ने के लिए तो मैं तैयार हूं, पर वेव्स का बीट पढ़ने के लिए तैयार, बहुत बड़ी समस्या है ये तो, है ना। जबकि बाद में ये पता लगेगा कि जब हार्ट बीट्स को पढ़ना होता है तो ये वाले बीट्स भी जानने होते हैं, ठीक है। हाँ, आजकल मतलब नए नए फीचर्स आ गए कई, बहुत सारी चीजों में। ईसीजी वगैरह सुना होगा तुम लोगों ने, ईसीजी होता है, इको होता है, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना रीड कर लेता है डॉक्टर, उसको जानकारी होती है कि वेव फॉर्म के अंदर कहाँ कौन सी चीज को रीड करना है। अभी गलत रीड कर देगा अगर डॉक्टर, बोलेगा ये तो बहुत ऊंचा जा रहा है, एम्पलीट्यूड तुम्हारा नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है, तो उसे पता होगा ना भाई कि तुम धक धक कर रहे हो या दाग दाग कर रहे हो। ये डिफरेंस हमेशा पता डॉक्टर ही करेगा, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं करेगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने वाले हैं। व्हाट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड इन नीट? कितने सवाल आते हैं बताओ मुझे? 200 सवाल। 200 में से कितने चूज करना है? यही है। कितने घंटे का टाइम? 3 घंटा, ये आपका टाइम। लेट्स कंपेयर विद जेई। हाउ मेनी क्वेश्चंस इन जेई? 60 टोटल क्वेश्चंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चंस। टाइम कितना? 3 घंटे, यानी वही 180 मिनट। अच्छा, यहां कितने मिनट मिल रहे हैं? 200 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और सवाल कितने करने हैं? यहां मिनट कितने मिल रहे हैं? 180। और सवाल कितने करने हैं? यहां कितना टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन को करने का? यहां करीब करीब 1 मिनट, मान के चलूं 1 मिनट। अब सोच लो तुम लोग कौन सा एग्जाम टफ है? टफनेस लेवल दोनों की सेम है, पर दोनों में टेस्टिंग ही अलग अलग चीजों की हो रही है। What is being tested in JEE is your planning and how you correspond। किसी भी क्वेश्चन को देख के आप प्लान करके कैसे उसे सॉल्व करते हो। और नीट में पता है क्या चेक करना चाह रहे हैं? कि कितना इंस्टेंटेनियस आंसर दे पा रहे हो। इंस्टेंटेनियस आंसर का मतलब क्या है? मरीज लेटा है तुम्हारे सामने, अभी गलत आर्टरी या वेन पकड़ के उसकी चिपका दी, काट दी, तो खेल खत्म। और अगर इंजीनियर है, उसे कोई ब्रिज बनाना है, 2 गलत ईंट भी लगा दी तो तोड़ के निपटा के सही कर सकता है ना। तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या? क्या चेक करना है? तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोनों एग्जाम का डिजाइन बहुत अलग है और हम आज तक समझ ही नहीं पा रहे। हाउ प्रेजेंट यू आर इन दैट सिचुएशन, वही डिसाइड करेगा
कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसीलिए स्पीड भी चेक होगी, एक्यूरेसी भी चेक होगी, और आपका कितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये भी चेक होगा। मरीज के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते, 2 ईंटें गलत लगा के देख लेता हूं, एक काम करता हूं, लाल काटूं कि काला काटूं, बम फटेगा कि नहीं, वो नहीं करना है यहां पे। यहां तो पता होना चाहिए कि पल्मोनरी आर्टरी कटेगी या पल्मोनरी वेन, ऐसा कुछ होता है ना। मेरी बायो स्ट्रांग है ना, इतना अगर पता है मुझे कि पल्मोनरी आर्टरी डूज द ऑपोजिट वर्क व्हाट द आर्टरी डज, एंड पल्मोनरी वेन ऑल्सो डूज द ऑपोजिट वर्क व्हाट द वेन डज। वेन में इंप्योर बहता है, इन बातों का हालांकि मैं कभी घमंड नहीं करता, पर मेरे को थोड़ा बहुत ये सब आता है ना। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, सही था। आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। देखो काफी कुछ आता है। इसका मतलब यह है कि मैंने उस समय जब बायो पढ़ी थी ना, तो तुमसे ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी थी, और तुमसे अभी भी पूछ लो ना तो कई लोग तो सोच रहे होंगे उल्टा बता रहे, ऐसा सोच रहे हो। कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अब तुम्हें ये पता होगा कि जब मरीज लेटा होता है तो आपको ये सोचने का टाइम नहीं होता कि चलो टेस्ट करके देखता हूं, कोई भी आर्टरी कोई भी वेन इधर उधर कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। इंजीनियर के पास ऑप्शन होता है। आप एक जिंदा आदमी के ऊपर सारी टेस्टिंग कर रहे होते हो, क्या टेस्ट करने का मौका है, क्या उसे जिंदा रखना जरूरी है? और वही बाइक को सही करने वाला तो कार्बोरेटर निकाल के अलग रख देगा, ये निकाल के अलग रख देगा, सब कुछ कर सकता है। आप ऐसे दिल निकाल के बाहर रख सकते हो क्या? या वो वीडियो देख लिया तुमने, दिल फेंक कर वो दिल फेंका वहां से है, यहां पर यूं खोल रखा है, दिल आके लग गया, आदमी जिंदा हो गया। ये बेटा ये सिर्फ पिक्चरों में पॉसिबल है, सीरियस मत हो जाना इन चीजों को लेकर, ठीक है। हाँ, तो ऐसी चीजें नहीं होती। अब इस पोर्शन में सबसे मेजर पोर्शन आपका क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के ऊपर आप अभी से दिन का 1 घंटा डिवोट करना शुरू कर दो, आपका टाइमली रिवीजन अपने आप खत्म हो जाएगा। 1 घंटा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। वेव्स, एसएचएम वाला पार्ट कर लेना। कौन कौन सा पार्ट करना है इसमें? एसएचएम वाले पार्ट को ढंग से कर लेंगे। इसके बाद में जब वेव्स और साउंड वेव्स पढ़ोगे तो उसके अंदर जो वो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन होता है ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूलर वेट चेंज कर दिया, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब याद है तुम्हें? वो वाले सवाल, वेव्स का पोर्शन, बीट्स वाला पोर्शन, स्टैंडिंग वेव्स वाला पोर्शन जिसमें तुमने हार्मोनिक और ओवरटोन निकाले थे, उन पोर्शंस को ढंग से कर लो, अपना काम हो जाएगा, है ना। बहुत भारी भारी मैथमेटिकल सवाल करने की जरूरत नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में देखो, केटीजी तुम केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पढ़ते हो, तो उसे मैं फिजिक्स का मानता ही नहीं हूं, जिससे एक चैप्टर फिजिक्स में कम दिखे तुम्हें, ठीक है। अपने आप ही एक चैप्टर कम हो गया फिजिक्स का। अब क्या क्या बचा है इसके अंदर? कैलोरीमेट्री, उसमें अब वो मिक्सिंग विक्सिंग वाले सवाल नहीं आते। जो मैकेनिकल एनर्जी और हीट वाले सवाल होता है ना, कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, बर्फ का टुकड़ा गिरा, गिरते गिरते पानी बन गया, ऑल द हीट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी वाले, वो वाले सवाल कर लो। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। गोली चलाई, गोली का कितना टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, ऐसे सवाल खूब पूछे गए। इस बार भी अभी जेई के पेपर में वो वाले सवाल आए थे। अपन ने काइनेमेटिक्स का पहला सवाल किया था क्लास में, याद करो, कि गोली चली, नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड कि वो गोली रुक जाए। मेंस में रिपीट टेलीकास्ट सवाल था, ऐसा क्या ऐसा, इस साल के पेपर का, ठीक है, जिसका आंसर मेंस वालों ने गलत दे दिया। 11th था काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स 11th में ही तो पढ़ते हैं। उसका पहला सवाल था जो हमने कॉपी के अंदर किया था, वो सवाल ऐसा कैसा मेंस के अंदर था इस साल, ठीक है। तो आप समझिए कि क्लास नोट्स आपके लिए, आप जिसको भी भगवान इष्ट देवता जो भी मान के चलते हैं वही है, समझे। तो ये बात समझ लेना कि क्या क्या पोर्शन यहां से करना है, ठीक है। मैकेनिक्स देखो बेसिक है, अगर मैकेनिक्स नहीं आएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नहीं आएगी। तो मैकेनिक्स में तो ये समझ लो कि सब करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ना, और जो नहीं आता वो पूछ लो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ। यहां कोई ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं मिलते, हम लोग यहीं रहते हैं, क्लास होगी, बाहर डाउट बताएंगे, जब बाहर डाउट बता के पक जाएंगे तो फिर शाम को डाउट में मिल जाएंगे। तो हम तो तुम्हें मिलने ही वाले हैं, और हम तुम्हें बोलते रहते हैं कि डाउट पूछने आओ, पूछने आओ, पूछने आओ। तुम नहीं आए वो तुम्हारी गलती है, हम यहां मौजूद हैं, और जो लोग पूछने आते हैं उनके डाउट भी सॉल्व किए जाते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं, सब लोग जानते हैं ये बात। ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोली जा रही है, ये बात सच्चाई है, समझ गए? ऐसे क्यों देख रहे हो, हंस रहे हो? अरे भाई ये सच्चाई है,
हाँ ऐसे मत देखो। फिर बारी आती है किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने हैं। बाहर का कुछ भी पढ़ोगे ना तो एक तो समझ में कम आएगा और ऐसा लगेगा कुछ तो नया है। तो इसीलिए रीड क्लास नोट्स वेरी वेरी प्रॉपरली इन दीज 2 चैप्टर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी। अच्छे से क्लास नोट्स पढ़ के जाओगे, आपको कोई सवाल बाहर का नहीं लगेगा, सब वैसा का वैसा लगेगा। पीवाईक्यूज देख लो, क्लास नोट्स देख लो, खत्म, दैट्स इट। पर वो ऐसे होने चाहिए कि सवाल देख के मुझे क्लिक कर जाए कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा। हाँ, बाइंड फोर्स वगैरह में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो अपन ने एक हेडिंग ही डाली थी जिसका नाम था दिमागी सवाल, याद है? और दिमागी सवाल हमने सारे सॉल्व कर रखे हैं, हमें पता है किसमें दिमाग लगाना है, उससे बाहर के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। समझ में आ गई बात? वेरी नाइस। आगे 12th के पोर्शन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा आना चाहिए, बात खत्म। क्योंकि ये वो पोर्शन है जिससे आपके नंबर आएंगे। इसमें एक तो है ना, एसी का बहुत वेटेज बढ़ा दिया आजकल इन्होंने। आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, जानते हो ना ये सब। इसके फेजर के साथ में सारी चीजें बताई हैं, सबके फेजर बनाए हैं, सबके ग्राफ बनाए हैं, सबकी इक्वेशन लिखनी आती है, रेजोनेंस लिखना आता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी देखनी आती है, शार्पनेस देखनी आती है, सब कुछ देखना आता है। अगर ये सब आता है, ऐसे मत सोचो ये नई नई टर्म कहां से काम में ले रहे हैं। ये सब पढ़ाए तुमने, कॉपियों में लिखा हुआ है, भूल गए होंगे वो अलग बात है। भूल गए? सारे गजनी बने हुए हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। याद है, याद है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन तो देखो आना चाहिए इसमें। हाँ, कैपेसिटर को आप थोड़ा सा कम पढ़ सकते हो, चलेगा। करंट प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो तुम्हें आती ही है। मैग्नेटिज्म आसान सा चैप्टर है, उसमें भी अब जो मेजर टफ वाला पार्ट था वो हटा दिया। कौन सा? अर्थ मैग्नेटिज्म, जो पढ़ाते तो थे पर फील नहीं आती थी लोगों को, कहां से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और जा रही है। पर जो पार्ट है, अच्छे अच्छे पार्ट्स, वो सब आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। बहुत टफ सवाल नहीं करने, वैसे सवाल करके जाओ जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया? ऑप्टिक्स। क्लास में ही 200 सवाल कर डाले, बाहर का क्या आएगा? कुछ नहीं पूछ सकते बाहर, जब क्लास में इतने सवाल कर लिए तो। प्रैक्टिस शीट्स कर ली, पीवाईक्यूज और देख लो, खत्म। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा। अगर क्लास में प्रेजेंस बनी हुई है और क्लास में आपने देखी है सारी चीजें, तो आपसे कोई इस टॉपिक का सवाल गलत भी नहीं करवा सकता। रे ऑप्टिक्स हो गई और वेव ऑप्टिक्स हो गई। वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएसई ढंग से देख के जाओ, पोलराइजेशन ढंग से देख के जाओ। पोलराइजेशन वाले पोर्शन से डायरेक्ट सवाल आता है मेलस लॉ, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। भूल गए? याद है? मेलस लॉ का सवाल आता है, पहली बार में आधी, दूसरी बार में कॉस स्क्वायर थीटा लगा दो, खत्म कर दो। सबको पता है ये वाली बात। मॉडर्न फिजिक्स तो तुमको आती है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है। और जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो वैसा ही फिजिक्स में, इसमें अब कुछ अलग नहीं रहा। पहले तो ये था कि रेडियो एक्टिविटी वगैरह पूरी पूरी अलग होती थी, है ना। तो उसमें रिवीजन प्लान जो है अपना, सबसे अच्छा रिवीजन प्लान तो क्या है कि हम क्लास में ही सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं। आपका सिलेबस खत्म हो चुका है और अब मैंने आपकी रिवीजन क्लासेस लगा दी हैं। तो अपने यहां पर होने का फायदा क्या है और इस शहर में होने का इस समय फायदा क्या है कि हम लोग रिवीजन क्लासेस को अटेंड कर लें। जितनी रिवीजन क्लासेस लग रही हैं, जिसमें पूरे पूरे चैप्टर भी पढ़ाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, तो उन क्लासेस को अटेंड कर लो, क्वेश्चंस को साथ में यहां पर सॉल्व कर लो, जो डाउट है वो यहीं पर आके क्लियर कर लो। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? पर्सनल कनेक्शन हमारा बना रहता है, मिलते जुलते रहते हैं, तो मन में फालतू के विचार नहीं आते। पढ़ाई के अंदर दिमाग लगाओ और एकदम चिल मार के रहो, ठीक है। तो ये वाली 3 चीजें और हैं। तो अगर कोई टॉपिक इस समय छोड़ना चाहते हो तो छोड़ना मत, उसको पढ़ लेना। कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ लेना है, समझ गए। जो कम समझ में आ रहा है ना, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो। कम से कम उतने सवाल कर लो जो क्लास में करवाए और पीवाईक्यूज हैं। अगर इतना भी कर लोगे तो उस टॉपिक का सवाल होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 90% हो जाएगी। और फिजिक्स के अंदर मैं ये नहीं बोलता कि 180 नंबर लाओ, ठीक है। आशा करता हूं कि 180 लाओ, पर मेरा यह कहना है कि अगर तुम 140 से लेके 160 भी कहीं लाए कर रहे हो ना फिजिक्स में, तो इट इज वेरी गुड मार्क्स। इन केस आप केमिस्ट्री में 150 ला रहे हो और बायो में 340 से 350 ला रहे हो। सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर ध्यान दोगे। बायो में 340, केमिस्ट्री में 150, कितने हो गए बेटा ये? 500, 400, 490 हो गए। अब मुझे बता 600 वाला मैजिकल फिगर टच करने को कितने नंबर चाहिए? 110 सही है। अगर 140 नंबर ले आए तो 630 आएंगे। वो मैजिकल फिगर की तो बहुत दूर रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा तुमसे।
और तुम्हारी रैंक आ जाएगी। तो इस बात को समझो कि चीजें आसान हैं। टारगेट ऐसा बनाओ कि हमारी रैंक आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। यहां मेरे को क्या इंडिविजुअल ऐसे बताना है क्या कि मेरे तो फिजिक्स में 180 है, मेरे को सिलेक्शन चाहिए। और मेरे को क्या चाहिए? एक डॉक्टर बनने की एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए, बात खत्म। एक अच्छा कॉलेज मेरे को मिल सकता है, अगर आप रैंकर हैं तो खूब बढ़िया मेहनत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नहीं हो तो इस हिसाब से तो मेहनत करो। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर इस समय कोई ऐसे टॉपिक्स को छोड़ेगा नहीं जो टॉपिक्स नहीं आते। जो नहीं आते मेरे पास बैठ के पढ़ो, पर पढ़ो तो सही, समझे? पढ़ने से होगा, ना करने से करोगे ही नहीं तो नहीं होगा, पर कोशिश करोगे तो कुछ कुछ हो जाएगा, और क्या पता पूरा हो जाए। क्लैरिटी आई? पढ़ना इज जरूरी। इस समय तो पढ़ना पड़ेगा, सब भूल जाओ। मैं तो बोलता हूं 2 महीने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक सब अनइंस्टॉल कर दो। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने की बात है, कर सकते हो ना अनइंस्टॉल? अपने जीवन के 2 महीने अगर तुमने अभी सैक्रिफाइस कर लिया तो आगे के जीवन के 20 साल 25 साल 50 साल तुम्हारे बहुत भयंकर मजे में बीतने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। 2 महीने का सैक्रिफाइस कर लो, 2 महीने। ठीक है? तो ये गारंटी है, गारंटी। क्या है ये बात पक्की है। पर 2 महीने सैक्रिफिकेशन का तो टाइम है भाई। अगर अच्छे से सैक्रिफाइस कर रहे हो तो चीजें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? आपके कोई सवाल आ रहे हो मन में तो आप पूछ सकते हैं। तेरे मन में सवाल है, पूछ ले। सर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे वेब सीरीज एंड मूवी सजेस्ट कर दी है, तब उन्हें देखने में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। वेब सीरीज देख रही है, पढ़ पाती हूँ ना पढ़ने में मन लगता है। ना पढ़ पाती हूँ ना पढ़ने में मन लगता है। मतलब पढ़ने बैठ तो जाती है, ऐसा सोच के कि चलो पढ़ते हैं, बैठो। क्लास में तो पढ़ती है। अच्छा, तो इनका डाउट बहुत जेन्युइन है यार, है ना? ऐसा तो कई लोगों के साथ हो रहा होगा। उसने पूछ लिया पर होता तो कईयों के साथ है। सर आज नई वेब सीरीज आई है सर, सब्सक्रिप्शन नहीं है बेटा, तुम टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेते हो। अरे मेरे को बता रहे हो तुम। एक और है ना ऐप, वो गरम सितारा है, हॉटस्टार, मुझे सब पता है। और जिसके पास ये ऐप्स नहीं है वो कहीं ना कहीं से लेकर आ जाता है, अमेजन वगैरह। हाँ, आजकल वो मिनी टीवी वगैरह भी आ गया है जिसपे फ्री है, वो सब देखते हो तुम। आई एम मैच्योर, क्रश्ड, मैं भी देखता हूं। पर पॉइंट इज के मेरा स्टूडेंट उनका डायरेक्टर है, मैं इसलिए देखता हूं। और तुम इसलिए देखते हो कि तुम्हें क्या बनना है, वैसा बनना है। भाई उसके अंदर बहुत अजीब अजीब कैरेक्टर्स हैं, है ना? तो पहले तो आपको यह समझना है कि जो वेब सीरीज है ना, ये चस्का है। जैसे कई लोगों को नशा होता है ना अलग अलग चीजों का, ये वेब सीरीज इज ऑल्सो अ नशा। एक बार देखा, अगला एपिसोड, अरे यार क्या हुआ उसके साथ, अरे यार इसके साथ क्या हुआ। तो वेब सीरीज जो है ना, इट इज अ सॉर्ट ऑफ चस्का लग जाता है इसका। और ऐसा चस्का होता है ना कि मतलब मैंने खुद ने बिंज वॉच किया हुआ है, और मतलब ऐसे कि रात को 12 बजे बैठा, अगले दिन 12 बजे तक देखता रहा। पर मेरे लिए फायदा क्या था कि पहली बात तो ये कि मैं तब तक कुछ बन चुका था। जब मैं कॉलेज और स्कूल टाइम पर था ना, तब ये सब हमारे लिए नहीं था अवेलेबल, और एटलीस्ट फोन में तो नहीं था। जो भी था वो लैपटॉप के अंदर था। तुम्हारे क्या हुआ ना, फोन में आ गया सब। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। इसका तो चस्का एक ही तरीके से छूट सकता है, वो ये है कि थोड़े दिन स्मार्टफोन को ही एक तरफ कर दो, तोड़ना नहीं है। है ना? उसमें आप क्या करो, एक है ना गूगल फैमिली आता है, गूगल फैमिली से अपने पिताजी को, माताजी को, जो भी अच्छे से मोबाइल चलाता हो, उनको बोलो आप गूगल फैमिली इंस्टॉल करो। तो पता है अगर तुम ऐसी किसी ऐप पे क्लिक भी करोगे, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि इसने नेटफ्लिक्स पे क्लिक किया है, ओपन करना है कि नहीं करना। उनको फिर वो फोन करके उनसे ओटीपी पूछना पड़ेगा, पापा ओटीपी आया बता दो, बेटा नेटफ्लिक्स। मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाओगे। ये एक तरीका है कंट्रोल का। दूसरा तरीका बताता हूं इसमें क्या करना है। कांच के आगे जाना और अपने आप को इमेजिन करना विदाउट अ वाइट कोट, और एक बार इमेजिन करना विद अ वाइट कोट। तेरे को डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। वो जो ख्याल आएगा ना विदाउट वाइट कोट मेरा जीवन कैसा होगा,
और एक विद वाइट कोट मेरा जीवन कैसा होगा, वो देखते ही वो जो वेब सीरीज वाली कहानियां है ना वो दिमाग से निकल जाएंगी। वेब सीरीज देखनी है तो फिजिक्स वाला देखो, मोटिवेशन लो, है ना, एक बार देखो मोटिवेशन लो, बंद कर दो, मोटिवेशन ले लिया खत्म। पर ऐसा नहीं कि मोटिवेशन गुब्बारे की तरह फूस हो जाए, है ना, 4 दिन का मोटिवेशन, 5वें दिन वापस मेरा जीवन कोरा कागज। तुम लोग ऐसे गाने क्यों सुन रहे हो भाई? तुमको ऐसे गाने सुनने, ऐसे गाने हमारे लिए छोड़ दो, ठीक है। तो हाँ, जो हमारी बात चल रही है, वेब सीरीज का चस्का ऐसे हटेगा आपका, धीरे धीरे कम होगा, है ना, एकदम से नहीं भी जाता, क्योंकि जो कहानी चल रही है ना उसको खत्म कर ले, नहीं तो मन में यही चलता रहेगा, 3 एपिसोड देख लिए, 5 और आने बाकी हैं, आर्या सरीन के साथ क्या होगा, है ना, यही चलता रहता है मन में। तो वो जो चीजें है ना उसको क्या करना है, अपने को कंप्लीट कर ले और उसके बाद में बंद कर दे। पर ये मन बनाना पड़ेगा, कंप्लीट कर ले, नहीं तो मन में यही चलता रहेगा, आगे की कहानी क्या हुई, आगे की कहानी क्या हुई। हाँ सर, मेरे साथ में ऐसा होता है, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन कुछ टाइम बाद ना भूल जाता हूँ क्या पढ़ा था। ठीक, बैठ जाओ। मतलब बहुत नॉर्मल सी समस्या है ये कि हम लोग पढ़ते बहुत कुछ हैं पर भूलते भी जाते हैं। अब ये जो भूलने वाली दिक्कत है ना, इसका एक ही कंट्रोल है कि सबसे पहले तो जब पढ़ो तो अपना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। हमारे साथ क्या होता है ना, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन जो होता है उस समय पर, पढ़ाई करते टाइम पर, वो होता है सिर्फ 30%। कंसंट्रेशन आजकल रील के जैसा हो गया है, 30 सेकंड का। तो 1 मिनट पढ़ते हो ना तो 30% ही कंसंट्रेशन है, तो इसीलिए 30 सेकंड का कंसंट्रेशन किसी काम का नहीं है। मतलब वैसे 30 सेकंड 30% नहीं होता है 1 मिनट का, मैं वैसे ही बोल रहा हूं, 30 सेकंड का कंसंट्रेशन यानी 50% हो गया। तो वो जो 50% आपका कंसंट्रेशन है वो किसी काम का नहीं है। दूसरा क्या होता है, साथ में रखा होता है मोबाइल, पढ़ते पढ़ते एकदम से मैसेज आया, डर डर, अरे यार ये तो बैंक वालों का नोटिफिकेशन है, एक्सपेक्टेशन थी किसी और का आएगा, है ना, फिर कॉल आ गया, एक और नोटिफिकेशन, एक और नोटिफिकेशन, इधर से स्नैपचैट का, इधर से व्हाट्सएप का, इधर से टेलीग्राम का, इधर से और किसी का, इधर से और किसी का, है ना। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, लड़के लोगों खास करके, तुम जिससे इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हो वो लड़का है, लड़की नहीं है, ये बात ध्यान रखना, समझे। इंस्टाग्राम पे वो तुम जिससे भी चैटिंग कर रहे हो वो तुम्हें उल्लू बना रहा है, रही है नहीं है, वो रहा है। तो इसीलिए चैट करने की जरूरत, वो तुम्हारे ही साथ में कोई बैठा हुआ लड़का है जो चाहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, और वही तुमसे कुछ और एंजल प्रिया बन के बात कर रहा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वो तो कम है ही सही, साथ में क्या है कि तुम्हारा स्लीपिंग टाइम जो है वो डिस्टर्ब्ड है। अगर सोओगे नहीं ना तो सारे ग्रे सेल्स बेकार है, सोए नहीं तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। अगर सोए नहीं तो जो पढ़ा है ना वो मन में जाएगा भी नहीं। तो चीजों को सेटल होने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। पढ़ो, एक रेस्ट लो 20-25 मिनट का, 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट का रेस्ट लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट का रेस्ट लो। पर ऐसा नहीं कि 15 मिनट के लिए सो जाओ, सोना नहीं है, कुछ भी कर लो, थोड़ा सा घूम फिर लो, वहीं पे बालकनी हो तो बालकनी में घूम लो, सड़क हो तो नीचे सड़क पे घूम कर आ जाओ, पर 10-15 मिनट का रेस्ट लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी 1 आवर। मैं ये नहीं बोल रहा 2-3 घंटे लगातार पढ़ फिर 15 मिनट का रेस्ट लेना, 1 घंटा पढ़ के ही आप 5-7-10 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, नो इश्यूज। पर ऐसा नहीं कि रेस्ट लेते हुए रेस्ट ले लिया, है ना। ऐसा नहीं करना कि सो गए सर हम तो अपने को सोना नहीं है, तो ऐसा भी ना करें। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर सोओगे नहीं ना, स्लीपिंग साइकिल अगर खराब है तो फिर आप लोगों को हमेशा दिक्कत आएगी। कोई भी चीज स्टोर करने के लिए दिमाग में आपको क्या चाहिए, रेस्ट। रेस्टिंग टाइम पर ही आपका ब्रेन जो है वो चीजों को कंट्रोल करके एक जगह लाएगा, जिससे कि सही समय आने पर वो सब आपको याद आ जाए, समझे। ठीक है, हाँ जी। मुझे ना ऑनलाइन गेम का एडिक्शन हो गया है। ऑनलाइन गेम्स, कौन सा गेम खेलता है? पबजी हो गया। पबजी बोल रहे हैं? टिंडर गेम नहीं है बेटा, टिंडर को गेम बता रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हैं टिंडर चला के? राइट स्वाइप कर रहे हैं, ये देखो एक और टिंडर। भाई साहब यार ये क्या हो रहा है यार। नहीं नहीं, ये टिंडर विंडर तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। हाँ, अरे अब उसको अपना सवाल पूछना।
पता ही नहीं चलता है, मैं दिन का 4-5 घंटा कहाँ निकाल देता हूँ। गेम्स के चक्कर में। हाँ, क्योंकि गेम तो ऑनलाइन चल रहा होता है, फट फट फट, इसको मार उसको मार इसको मार, हेडशॉट ले ले और ये सब है ना, बैठ जा। गेम्स का एडिक्शन अगेन बेटा एक ऐसा ही एडिक्शन है जैसे वेब सीरीज वाला एडिक्शन। गेम्स एडिक्शन तो वेब सीरीज के एडिक्शन के और एक लेवल अप है। वेब सीरीज में तो ये होता है कि 8-9 एपिसोड के बाद खत्म। गेम में तो खेलते रहो, अगला लेवल अगला लेवल अगला लेवल अगला लेवल। और गेम्स की खास बात ऐसा ही है, पहले तुम्हें नोवाइस बोलता है। क्या बोलता है? नोवाइस या बिगिनर। फिर क्या बनते हो आप? प्रो। सीधे बिगिनर से प्रो बन जाते हो। तो बिगिनर होते हो, फिर आप लोग बिगिनर होते हो, फिर आप लोग एपिक लेवल पे पहुंचते हो, एपिक के बाद तुम लेजेंड पहुंचते हो, लेजेंड के बाद तुम मिथिक पहुंचते हो। मैं खुद खेलता हूं। मिथिक के बाद तुम मिथिकल ग्लोरी पे पहुंचते हो। ये लेवल्स हैं अलग अलग, है ना। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, लेवल्स अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वर्चुअल अचीवमेंट्स के लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं। दीज आर वर्चुअल अचीवमेंट्स, नॉट रियल अचीवमेंट्स। क्या वो करने के बाद में मैं उसमें एपिक हो भी गया, लाइफ में एपिक हो गया क्या? वहां लेजेंड हो गया तो यहां लेजेंड हो गया क्या? वहां मेरे को मिथिकल ग्लोरी मिल गया तो क्या मैं मिथिकल ग्लोरी हो गया क्या? नहीं हुआ ना। उससे मेरे परिवार को कोई फायदा हुआ? मुझे कोई फायदा हुआ? मैं तुम्हें बता के क्या करूंगा, मैं मिथिकल ग्लोरी हो गया, क्या मतलब है उसका? तुम्हारे लिए क्या है मिथिकल ग्लोरी होगा, मेरे को क्या कर? हमें तो फिजिक्स पढ़ा दो, है ना। तो आपको यही चीज समझनी है, गेम्स के अचीवमेंट्स आर नॉट रियल अचीवमेंट्स, दे आर वर्चुअल अचीवमेंट्स, जो आपको लाइफ में कभी काम नहीं आने वाले। ठीक है, एटलीस्ट अभी तो। कॉलेज जाके गेमिंग करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा। कॉलेज जाके अगर गेमिंग करते हो तो मैंने देखा है लोगों को, मेरे साथ ही एक लड़का पढ़ता था, उसका ईए गेम्स के अंदर रिक्रूटमेंट हुआ क्योंकि उसने जो सॉकर का गेम आता था ईए गेम्स का, उस वाले गेम के अंदर 4 बग निकाल दिए। और जब कंपनी कॉलेज में आई रिक्रूट करने के लिए तो उसने बताया कि ये गेम में ही आपके 4 बग हैं, तुम क्या रिक्रूट करने आए हो? तो उसे बोला तू चल भाई, पहले तू बता कौन कौन से बग हैं और कैसे निकालेंगे। उसका रिक्रूटमेंट ईए गेम्स में हो गया, वो चला गया इंडिया से बाहर हाथों हाथ। ईए गेम सुना है ना तुमने? ईए स्पोर्ट्स, ईए गेम्स एक अलग है, ईए स्पोर्ट्स से एक अलग है। गेम्स वाली कंपनी गेम्स बनाती है, स्पोर्ट्स वाली स्पोर्ट्स बनाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो। पर ठीक है, तुम्हें क्या समझाऊं। हाँ, फीफा वगैरह जो है ये सब आपने खेले होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना बेटा, ये तब काम आएंगी जब कॉलेज पहुंचोगे, अभी काम की नहीं है। एक बार एक अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ, अच्छे कॉलेज पहुंचने के बाद में आपको इतना भयंकर स्कोप मिलता है ना और एक्सपोजर मिलता है कि आपको पता लग जाता है कि लाइफ इतनी ही नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है करने को। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज की डेट में अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ अपने कॉलेज में ही एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते, पैन इंडिया एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं। 3 दिन पहले ही एक लड़की अभी IIM कैलकाटा में पढ़ती है, 2.5 लाख रुपए का प्राइज जीत कर आई, उसमें से 100 रुपए उसने मुझे भी भेजे, है ना। उसने 500 रुपए उसमें से अलग किए, अपने परिवार वालों के 400 रुपए और 100 रुपए मेरे। तू सोच मेरे को कितनी खुशी हुई होगी। 100 रुपए ही भेजे चाहे, पर भेजे उसने। और वो कुछ नहीं, एक बिजनेस आइडिया का प्लान था, उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो गया, 2.5 लाख रुपए मिल गए उसके, तो मजे हो गए। उसने बोला सर पार्टी बाद में होगी, पर अभी तो 100 रुपए गुरु दक्षिणा। ऐसे होती है चीजें। एक लाइन नहीं होती आपके लिए, बस आपके लिए बहुत लाइन खुलती है। पर कब? जब एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कॉलेज में पहुंचना बहुत जरूरी है। कॉलेज में पहुंचने के बाद बहुत गतिविधियां होंगी, पर अभी उन गतिविधियों पे रोक लगानी पड़ेगी। ये वेब सीरीज वगैरह वाली गतिविधियां भी कॉलेज जाके खूब करना, बहुत टाइम होता है कॉलेज में, अभी थोड़ा सा रोक लो, ठीक है। गेमिंग को भी अभी रोक दो, सब में टाइम मिलता है, टाइम निकालना आना चाहिए, है ना। चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो। हाँ, कुछ कह रही है? हाँ, समझ गया, बैठ जा। मतलब ये अगेन देखो, होता क्या है ना, ये भी एक इसी तरह की प्रॉब्लम है जो सबके साथ है। अब मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। कभी मेरा भी झगड़ा हो सकता है कि घर पे हो गया हो सकता है कि मेरा बनाया हुआ खाना बीवी को पसंद नहीं आया हो, है ना। ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं आए दिन मेरे साथ भी। पर मतलब पॉइंट मेरा यह है कि एवरीवन इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। पर अगेन, हार के जीतने वाले को तुम्हें पता है, और डर के आगे ये सब प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, है ना। हाँ, एंड द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep। मेहनत तो करनी पड़ेगी।
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज सुन ले, है ना। तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि प्रलोभन बहुत मिलेंगे, प्रॉब्लम्स बहुत मिलेंगी लाइफ में, है ना। आपको सीधे निरंतर चलना पड़ेगा, ठीक है। निरंतर चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा हर जगह पर, तब आप लोग जाके कहीं उस सक्सेस को पा सकेंगे। प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, पर तुमने मेरे को क्लास में कभी दुखी देखा है? मैं तो ऐसे दुखी नहीं रहता। मैं भी, अभी मेरे पास में फोन आया था थोड़ी देर पहले, मेरी माताश्री बोल रही थी मुझे कि बेटा खाना खाने चलना है कहीं पे। मैंने बोला मेरा घर पे ही बना देना, मैं तो नहीं आ रहा। अब मैं घर पे आऊंगा ना तो पता है मेरे को क्या सुनने को मिलेगा, बस तेरे से इतनी आशा थी हमको कि तू हमें लेकर नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना। मैंने तो उनको बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए अभी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मुझे पता है कि उनको लेकर भी चला जाऊंगा ना, मैं अलग से लेकर जाके उनको सेटल कर दूंगा कि चलो चलो आपको रेस्टोरेंट लेकर चलता हूं, वो अलग बात है। पर अभी के लिए तो उनका दिल तोड़ दिया ना मैंने थोड़ी देर, तो घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। तो इट इज अगेन अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में है, विच आई हैव टू फेस, बट आई एम नॉट फ्रेटिंग अबाउट इट। मैं उसके लिए दुख नहीं बना रहा अभी। तो देयर आर थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है, देयर आर थिंग्स जो आपके कंट्रोल में, जो अनकंट्रोल्ड चीजें हैं उनको दिमाग से निकाल दो। एग्जाम कैसा होगा ये आपके कंट्रोल में है। एग्जाम में क्या आएगा ये आपके कंट्रोल में, रिजल्ट क्या आएगा वो भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग होती है। तो आप एग्जाम में क्या करके आते हो ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। टॉपिक्स क्या आएंगे ये अपने कंट्रोल में। तो अपन किस पर ध्यान दें? हमारी पढ़ाई पे, हमारी तैयारी पे। एंड द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल गेट। जितना हार्ड वर्क करोगे उतने आप लोग अपने आप ही किस्मत वाले होते जाओगे। जो देखकर जाओगे वही आ जाएगा। अब जो तुमने देखा ही नहीं, तुमने मेहनत ही नहीं की, वो टॉपिक देखा ही नहीं, तो वो आएगा कैसे एग्जाम में? वो अगर एग्जाम में आ गया तो तुम्हें क्या लगेगा, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, यही तो छोड़ के गया था। तो इसीलिए किस्मत तभी अच्छी होती है जब खुद ने पढ़ा हुआ होता है। हार्ड वर्क करोगे तो अपने आप किस्मत भी अच्छी होती जाएगी। बात समझ में आती है ना। और घर की प्रॉब्लम चलती रहती है। यू कैनॉट कंट्रोल देम, सो इफ यू कैनॉट कंट्रोल देम देन लीव देम। घर वालों पे छोड़ दो, यार मुझे मत बताया करो, आप करो जो कर रहे हो। बहुत सारी मम्मियों का मेरे को पता है, फोन करके ऐसे बोलती हैं, अरे बेटा बहुत दिक्कत चल रही है, क्या बताऊं मैं तेरे को, है ना। ऐसे करती हैं। आज चाचा जी आए थे, वो चाचा जी बोल रहे थे उसके बारे में ऐसा, उसके बारे में ऐसा, पर तेरी चाची तो मानती ही नहीं है, तेरी चाची ऐसी है, तेरी चाची वैसी है, और तेरी दादी ने ऐसा कर दिया और नानी ने ऐसा कर दिया। कई कई मम्मियों की आदत होती है बच्चियों के साथ में ऐसे बात करने की, बुराइयां करने की सबकी, है ना। एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। उनको खुशी दे दो कि हमने सुन ली, बट क्या कर रहे हैं, इधर से सुन के उधर से निकाल देना है। समझ गए? हाँ, एनीवन एल्स? कोई? हाँ जी। अच्छा, दोस्त बोलते रहते हैं कि चल घूमने, तो वो पढ़ाई करके आता है और तेरे को बोलता है घूमने चल। हाँ ये वाले दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद से पढ़ लिया, क्लास अटेंड कर ली, खुद का होमवर्क किया और जल्दी से अपना होमवर्क करके अपने पास आ गए, चल भाई चल, आज वो वाला बैच छूटेगा, उस बैच के आगे चलते हैं है ना। ठीक है, मैं समझ सकता हूं ये सब बात। और ऐसा होता भी है कि दोस्त आपके आ जाते हैं, आपके पास में दोस्त पहुंचते हैं, और दोस्त पहुंच के ऐसा ही बोलते हैं कि चल आजा गन्ने का जूस पीने चलते हैं, या चल चाय पीने चलते हैं। ऐसा होता है, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। आप उनके साथ एक आध बार जाओ और फिर चेक कर लो कि तुम्हारी पढ़ाई जो है वो इफेक्ट तो नहीं हो रही। या फिर अपना जो कमरा है ना, उस गेट के ऊपर लिख दो DND, है ना। पर ये करते हुए भी अगर वो कमरे में आ रहा है ना, तो फिर और भी तरीके हैं जो दोस्ती में किए जा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं वो तुमको पता है कि आप और भी कुछ लिख सकते हो DND के अलावा दरवाजे पर तुम देख लो, है ना। आप बताना नहीं है, बताना नहीं है, अपने तक है वो बात, हमारे बीच की बात, है ना। तीसरी चीज, आप उसको ये बोले कि देख तू भी नहीं पढ़ रहा, है ना, मैं भी नहीं पढ़ रहा, दोनों मिलके क्या चाय की दुकान खोलेंगे। फिर क्या होगा, अपना ही एक दोस्त जो दूसरे कमरे में पढ़ रहा है वो डॉक्टर बनेगा, अपन उसी के यहाँ कंपाउंडर बनेंगे। क्या तू यही चाहता है? क्या उसके मम्मी पापा का नंबर लेके हॉस्टल में फोन करके बोल दो मेरे को पढ़ने नहीं देता,
या अपने मम्मी पापा को फोन करके बोल दो, वो हॉस्टल वार्डन को बोल देंगे उस बच्चे को मार्क कर दें कि इस वाले बच्चे को इसके कमरे में ना जाने दें। अपने आप ही चिढ़ चुड़ा के दोस्ती वोस्ती तोड़ देगा। चिड़े तो चिड़े यार, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम क्या दूसरों को खुश करने आए हो क्या यहाँ पे? तुम अपने आप को खुश करने आए हो ना। तो योर हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ देन एनी अदर एल्सेस, है ना। किसी और की हैप्पीनेस चलती रहे, कोई बुरा मान गया मान जाओ, या कोई कमरे में आ रहा है तो सीधे बोल दो ना भाई। तो एक बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है, नो। नो मीन्स नो, लर्न टू से नो। ना बोलने में बहुत खुशी होती है, अभी मैंने बोला था ना, है ना। वो अलग बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, है ना, पर अभी तो ना बोलना बहुत फायदे में है। अभी अगर आप ना बोलते हैं तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। ना बोलना सीख जाओ, या दरवाजे पे ही नो लिख दो, है ना। दरवाजे पे लिख दो डोंट एंटर, या एंटर एट योर ओन रिस्क, आपको उल्टा सीधा सुनने को मिल सकता है। अच्छा तरीका पता है क्या है? आप ऐसे दोस्त ढूंढो जो आपका टाइम खराब ना करें, बल्कि आपके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वो कैसे हो सकता है? एक दो पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप के अंदर बैठो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करो, कोई क्वेश्चन को डिस्कस करो। आपको अपने आप ही ये चीज लगने लगेगी कि योर परफॉर्मेंस इज इंप्रूविंग, क्वालिटी इज इंप्रूविंग। अगर ऐसा होगा तो आपको अपने आप फील होगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिसमें एक बच्चा तो उसमें से AFMC में पढ़ रहे, एक बच्चा उसमें से एम्स तो नया खुला था, कौन सा, उड़ीसा वाला, भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर में पढ़ रहा है, ठीक है, और एक बच्चा भोपाल में पढ़ रहा है। तीनों का MBBS हो चुका है, PG की तैयारियां कर रहे हैं। तीनों ग्रुप स्टडी करते थे, तीनों, और तीनों सेलेक्ट होकर आए। जब वो आए तो उन्होंने जब ये कहानी सुनाई, तो वो उसी वाली कहानी की बात कर रहा हूं, ग्रुप स्टडी का उनको बहुत फायदा मिला। तो जब ऐसे दोस्त मिल जाते हैं ना जिनकी एनर्जी कोइंसाइड कर जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज को जन्म दे सकते हैं। और वो जन्म किसको दिया? एक सिलेक्शन। तीनों का सिलेक्शन हुआ, तीनों अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंचे, और अब तीनों पता है डॉक्टर्स हैं तो भी स्टार्टअप्स की बातें करते रहते हैं। अपन भी तीनों स्टार्टअप करेंगे। दिमाग उनका इंजीनियरिंग का है तीनों डॉक्टर। और एक ने तो कर भी लिया है, जो भोपाल वाला बच्चा है, उस वाले बच्चे ने तो एक ऑल इंडिया का कुछ डॉक्टर्स का वो बना के, और बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक फंड वगैरह भी रेज कर लिया है और चालू भी कर दिया है। इंस्टाग्राम वगैरह पे है उसका पेज। जब तुम्हारा नीट हो जाए उसके बाद बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी तो बोल रहा था ना अनइंस्टॉल कर दो सब कुछ। तो इट इज टाइम टू अनइंस्टॉल ऑल द थिंग्स, इट इज टाइम टू इग्नोर व्हाट इज गोइंग ऑन एल्सवेयर। किसी को अभी और किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जिस चीज पे ध्यान देना है वो है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा ये आप सब लोग जानते हैं, बस उसकी तरफ मेहनत नहीं कर रहे हैं। इन बातों को जान लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में डिस्कस किया करो, कैसी भी समस्या है हम लोग आपके लिए अवेलेबल, ठीक है। आपके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलर्स वगैरह तो है ही सही, उन सबसे पहले तो हम हैं। तुम्हारे माता पिता भाई वो हम हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। माता पिता और भाई की तरह हम आपके लिए यहाँ पर हमेशा मौजूद हैं। तो आप लोग हमसे अपनी समस्याओं को खूब शेयर करो और उनका निवारण भी लो, ठीक है। अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दो जिससे कि ज्यादा नींद ना आए, है ना। बाहर के पानी पता से नहीं खाने, बाहर का खाना मिनिमाइज करना है। अगर ये काम करते रहोगे तो सब चीजें अच्छी रहेंगी, ठीक है। समझ गए सब लोग? चलो तो मास्टर प्लान यही हम लोग समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।